नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नितेश तिवारी ई लर्निंग में। इस वीडियो में हम राजा किसान तथा नगर को करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बता दिया है कि जो जनपद है, महाजनपद है और मगध भारतीय इतिहास में क्यों इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये भी बता दिया है कि मौर्य साम्राज्य को पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय इतिहास में। तो इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं कि मौर्य साम्राज्य आखिर क्यों इतना महत्व रखता है भारतीय इतिहास को जानने में और उसका अध्ययन करने में। तो मौर्य साम्राज्य के समय काल की बात करें तो इसका जो समय काल था 321 से 185 बीसी। आप ध्यान रखेंगे, इसका समय काल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 321 से 185 बीसी। अब हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य कितने वर्ष तक रहा। अब ये भी तो जानना जरूरी है ना कि जैसे अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक हम पे राज किया, तो मौर्य साम्राज्य का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला। तो ये 150 वर्ष तक चला। जो मौर्य साम्राज्य इतना इम्पोर्टेंट है भारतीय इतिहास में, केवल और केवल 150 वर्ष तक ही चल पाया। अब हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना किस प्रकार होती है। इसके संस्थापक भी तो होंगे कोई, तो धनानंद होते हैं। धनानंद को क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। उनके हराने के पश्चात ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। अब क्या होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं उनके गुरु चाणक्य, इसकी वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। जो चाणक्य होते हैं वो क्या करते हैं, चंद्रगुप्त की सहायता करते हैं विजय पाने में, है ना। क्योंकि वो उनके गुरु होते हैं, तो यानी उनको आइडियाज़ देते हैं कि आप ऐसे करोगे तो ऐसे जीतोगे, ऐसे करोगे तो ये ऐसे मात खा जाओगे। तो इस तरीके से क्या होते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो विजयी होते हैं। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य भी कहा जाता था। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्ज़ाम में आपसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है तो उसका सीधा सा अर्थ है कि वहाँ पे चाणक्य की बात की गई है। अब बात करें कि जो चाणक्य थे उन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसके बारे में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो हमारे चाणक्य हैं या विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं, अधिकतर कौटिल्य का अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो कौटिल्य थे या चाणक्य थे उन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी या निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ये नाम सुनते ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक से रिलेवेंट नहीं है, बस इसका नाम है अर्थशास्त्र केवल। इसमें आपको बताया गया है कि एक राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, राजा के संबंध किस प्रकार से होना चाहिए, एक राजा को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, उनका जो लोक प्रशासन है किस प्रकार से कार्य करेगा। इन सभी बातों का जो ब्यौरा है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो अब उनके गुरु हैं तो वो भाई अपने राजा के बारे में, चाहे जो उनकी जो साम्राज्य चल रहा है तो उनके बारे में गुणगान ही करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या सारी बातें लिखी हुई हैं कौटिल्य ने। नेक्स्ट हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य को मतलब इतना महत्वपूर्ण शासन क्यों माना जाता है। जो मौर्य साम्राज्य है उसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है भारतीय इतिहास में। तो जो मौर्य साम्राज्य था उसको इतना शासन इसको इतना शासन इसलिए माना जाता है क्योंकि भारतीय समाज में मौर्य साम्राज्य मगध पर विजय के बाद ही, हम सभी जानते कि मगध कितना शक्तिशाली था, लेकिन जो मौर्य साम्राज्य वो मगध पर भी विजय पा जाता है। साथ ही साथ उसके बाद क्या करता है, अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान के पूरे भारत पर कब्जा कर लेता है, यानी कि एक अखंड भारत का निर्माण करता है। जैसा कि हम देखते हैं अपने देश में तो करता ही है, लेकिन अपने बॉर्डर पार बलूचिस्तान और तथा अफगानिस्तान में भी क्या करके कब्जा करके एक अखंड भारत का निर्माण करता है। तो इसलिए हमें मौर्य साम्राज्य को क्या करना, पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही कारण है कि इतिहास में, भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण
हो जाता है। टॉपिक की बात करें तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कई दफ़ा कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके जानकारी के स्रोत क्या-क्या थे, यानी मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत क्या थे, हमें कैसे पता चलता है। तो जो इतिहासकार है इसको दो भागों में बांटते हैं, साहित्यिक स्रोत और तथा पुरातात्विक स्रोत। तो पहले हम साहित्यिक स्रोत की बात करें कि किसके द्वारा हमें पता चलता था। तो बौद्ध और जैन जो साहित्य थे उससे, अर्थशास्त्र से, इंडिका से, पुराण से, मुद्रा राक्षस से और ब्राह्मण ग्रंथों से, इससे हमें पता चलता था कि जो मौर्य साम्राज्य है किस तरह इम्पोर्टेंट रखता है। अब हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में प्राचीन भवन आ जाती हैं, स्तूप, इमारतें, गुफाएं, मृतभांड, अभिलेख, अशोक के अभिलेख, मूर्तिकला, जिसके द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैन तथा बौद्ध धर्म के साहित्य की बात करें तो जो जैन तथा बौद्ध धर्म के साहित्य थे मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन को दिखाते हैं, यानी उसमें विस्तृत वर्णन मिलता है कि मौर्य साम्राज्य किस तरीके से कार्य करता था। नेक्स्ट बात करें जो चाणक्य की अर्थशास्त्र थी या कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी, उसमें साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है कि यानी जो साम्राज्य था वो किस तरीके से कार्य करता था, राजनीति तथा लोक प्रशासन का वर्णन मिलता है जो चाणक्य की अर्थशास्त्र थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुदत्त ये नाम आपको बोला जाए तो ये एक ही व्यक्ति का नाम है चाणक्य का, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट बात करें हम यूनानी राजदूत। जो यूनानी राजदूत था मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका, उसने क्या की, एक इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा होता है सेलुकस निकेटर। सेलुकस जो निकेटर होता है वो क्या करता है, 305 बीसी में क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में लड़ाई करता है। लेकिन क्या होता है, वैसे पता है कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेलुकस निकेटर को हरा देते हैं। तो हराने के बाद वो क्या करते हैं, जो चाणक्य होते हैं वो कहते हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह किससे करें, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इस तरीके से क्या होती है, उनकी शादी हो जाती है। मतलब ये सिंपल सा है। तो इसके यानी क्या होता है, जो यूनानी राजदूत होता है वो सारी चीज़ों को देखता है, फिर उन्हीं सारी चीज़ों को जब वो भारत आता है वो देखता है कि भारत में कैसे लोग रहते हैं वगैरह वगैरह, तो उसका वर्णन उसने इंडिका नाम की पुस्तक में लिखा है। तो आपको ये बताना है। तो इसके बारे में भी हमें क्या, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब एक विशाखा दत्त थे, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक एक पुस्तक लिखी थी। वो बताता है कि किस प्रकार से चाणक्य नीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यानी वो बताते हैं, उसमें लिखा गया, जो विशाखा दत्त हैं उनकी पुस्तक जो मुद्रा राक्षस है उसमें बताया कि जो चाणक्य के हर बात को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि वो उनके गुरु थे और किस तरह उन्होंने नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, घनानंद थे वो नंदवंश के ही थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो नंदवंश यानी घनानंद को, आखिरी जो उनके राजा थे उनको मार के उन्होंने क्या, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बात करें तो ब्राह्मणों द्वारा ग्रंथ, जो ब्राह्मण के ग्रंथ थे, जो धर्मशास्त्र थे, उस समय के समाज तथा उनके नियमों का वर्णन देखने को मिलता है। जो ब्राह्मण थे वो किस तरीके से अपने धर्मशास्त्र को बताते थे, उसके द्वारा उसमें जो समाज के बारे में जो भी वर्णन है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्रोत है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के लिए। नेक्स्ट बात करें तो मौर्य काल था उसमें प्राचीन भवन तथा स्तूप की जानकारी प्राप्त होती है। मैंने बताया था जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, तो मौर्य काल में जो भी भवन थे, स्तूप थे, उसके द्वारा भी हमें क्या, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
मौर्यकालीन मृत भांड, जो भी मौर्य काल के मृत भांड थे उससे मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। पत्थर पर लिखे अभिलेख मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि जो भी पत्थर पे उकेर के लिखा गया है उसे तो आप नहीं बदल सकते, तो उसके द्वारा भी क्या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें मौर्य काल। जो मौर्य काल था उसकी जो मूर्ति कला थी और इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि हमें जो मूर्तियाँ होती हैं, जो समाज में चलता है, उसी के आधार पे जो मूर्तिकार होते हैं वो मूर्तियों का निर्माण करते हैं। चाहे राजा आदेश देता है कि आप इस तरीके की मूर्तियाँ बनाइए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मौर्य साम्राज्य को जानकारी प्राप्त करने का। तो इस तरीके से आप देखते हैं कितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं मौर्य साम्राज्य के जानकारी प्राप्त करने के तरीकों में। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया है, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको एज इट इज़ लर्न कर लेना है। आपको एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार में याद नहीं होगा, आप तीसरी बार वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है, क्योंकि हिस्ट्री आपको पता है आप इसे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाता है इसमें कि आप कंफ्यूज होंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त थे, बिंदुसार थे और अशोक थे, कि यानी अशोक का काल किस प्रकार से आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मतलब उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सेकंड, उनके जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार। जो बिंदुसार थे वो थोड़े कम शक्तिशाली थे, यानी इतना अपना ज़्यादा वर्चस्व नहीं दिखा पाए जितना उनके पिता ने दिखाया। जो बिंदुसार हैं, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। आप सीक्वेंस देख लीजिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, वो मेन संस्थापक थे। उनके पुत्र बिंदुसार और उनके पुत्र अशोक। तो हम देखते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और अशोक थे, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो शासक रहे। और मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मौर्य साम्राज्य था केवल 150 वर्ष तक ही शासक कर पाया, और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य थे और अशोक थे। तो इस तरीके से आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में मैंने बता दिया कि किस तरीके से जो मौर्य साम्राज्य है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट उसको बताऊंगी, और इस तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।